इसके अंदर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये 10 डेज के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ जाएगी? अगर कोई स्टूडेंट आज का हो जो आज लिख रहा है सीख रहा है तो उसे केवल ये कहा जाता है कि बेटा लिखते जाओ। अगर कोई एक बच्चा है जो घर पे ही अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, सपोज आप सर जैसे ऑफलाइन सिखाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आप किसी के सामने लिखते हो, आपका इंप्रेशन सामने वाले बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। कि हैंड राइटिंग किसी भी एज में सीखी जा सकती है ना। फ्रेंड्स, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, वो आपकी हैंड राइटिंग को किस तरीके से सुधारा जाए इसके लिए बेस्ट पर्सन, क्योंकि वो अब तक 5000 प्लस स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करवा चुके हैं। काफी टाइम से वो लोगों की हैंड राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद इनोवेट किया है एक मेथड, जिसकी वजह से वो 10 डेज के अंदर किसी की भी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर देते हैं। तो अगर आप भी अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप आज का पॉडकास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो प्लीज वेलकम टुडेज गेस्ट, अमित जी। वेलकम सर। थैंक यू तुषार जी। आप कैसे हैं सर? आई एम फाइन। वेरी गुड सर। तो सबसे पहले सर मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगा सर कि आप हैंड राइटिंग में कैसे आए। हैंड राइटिंग एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब हैंड राइटिंग सभी लोग नहीं सुधारते हैं। ये एक टीचर्स का काम होता है बेसिकली। जो आज तक मेरे को पता है कि हम स्कूल टीचर्स या फिर कॉलेज में कुछ टीचर्स होते हैं, वही हैंड राइटिंग के ऊपर काम करते हैं बच्चे की, कि हैंड राइटिंग सुधरनी चाहिए। लेकिन आपके माइंड में ये अलग से आया कि नहीं, मेरे को स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग सुधारनी है, क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट टीच नहीं करते हैं जहां तक मेरी नॉलेज में है। आप सिर्फ हैंड राइटिंग सुधारने के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज है, और वो भी सिर्फ 10 डेज के अंदर। मेरी पर्सनली नहीं सुधरी है सर आज तक। काफी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब आपके संपर्क में आया हूँ तो मैं आपसे जरूर ये 10 डेज आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो आपसे भी मैं जरूर पूछूंगा, और आज के बाद हो सकता है मुझे काफी इंप्रूवमेंट भी मिले। तो आपकी क्या जर्नी है सर? आप कैसे शुरू किया, आपने इस फील्ड में किस तरीके से आए और कैसे? बेसिकली इस जर्नी की शुरुआत हुई थी हमारे भागलपुर जो शहर है उसके नजदीक में एक जमालपुर एक जगह है, रेलवे स्टेशन है। तो वहां पे बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बिहार मिलिट्री पुलिस। तो वहां पे मैं ट्रेनर के तौर पे कार्य कर रहा था। तो उसके पहले जब ज्वाइन किए थे इस जॉब में, उससे पहले हमने क्या किया कि बच्चों को बहुत बहुत दिन तक मैंने पढ़ाया। तो हमारे अंदर वो क्या कह सकते हैं कि हमारे अंदर वो जुनून, हमारे अंदर वो कहें कि बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए उसके रियल लाइफ स्किल पे कैसे काम किया जाए। हमारी राइटिंग खुद की बहुत बुरी थी। हमने क्या करा कि एक बार ऐसे ही अपने पार्टनर के साथ, जो हमारे पार्टनर होते थे हमारे साथ ट्रेनिंग दे रहे होते थे, उनके साथ हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते। तो हैंडराइटिंग की जब बात आती है ना, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। और ऐसे में होता क्या कि जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, अगर खुद की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है तो किसी के सामने लिखने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि हम ना लिखे कोई और लिख दे मेरे बदले। ऐसा होता है, ये कंडीशन आती है। लेकिन आपको बता दें कि हम लोगों ने ये सोचा कि अगर इस पे काम किया जाए कि कैसे ये सुधारा जा सकता है, तो हमने कुछ बेसिक स्टेप्स बनाए। स्टेप्स बनाने के बाद फिर उसके बाद लेटर को कैसे ज्वाइन किया जाता है, ये हमने काम करा। और इतना काम करने के बाद फिर हमने धीरे धीरे उसको इस तरह से आगे बढ़ाया। और जैसे ही जब खुद की हैंडराइटिंग पे देखे कि इस तरह से सुधार हो रही है, तो फिर हमने उसको और लोगों के बीच जाकर के रखा, ऑफलाइन में। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ कि आगे बढ़ता गया। तो ये जो टेक्निक है अपग्रेड होता गया। और अपग्रेड होते होते हमने कई सारे स्कूलों को विजिट किया। इवन हमने ऑनलाइन फेसबुक ऐड के थ्रू, गूगल ऐड के थ्रू बच्चों तक अप्रोच किया। और उसके बाद आज तक हमने 5000 प्लस स्टूडेंट की राइटिंग, ये ये चीज है। अपने आप में ही अचीवमेंट है कि 5000 स्टूडेंट्स की आपने हैंड राइटिंग सुधारी है। मैं आपको सच बताऊं, आपने ना स्टूडेंट्स की तो मदद की ही है, मैं सच बता रहा हूँ आपने टीचर्स की बहुत मदद की है। क्योंकि जो उनको पढ़ना पड़ता है ना, मेरे को पता है मेरे टीचर्स को जो पढ़ना पड़ता है जब मैं लिखता हूँ, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया सर। सर, तो आपने जैसे बताया कि आपने टेक्निक को एक डेवलप किया, पहले वो एकदम रो थी और फिर उसके अंदर आप चेंजेस करते चले गए, और अब आप एक ऐसी फाइन टेक्निक के साथ आ चुके हैं जो आपकी प्रूवन टेक्निक है कि 10 डेज के अंदर किसी भी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाती है।
तो ये कैसे होता है सर, ऐसी क्या टेक्निक है, थोड़ा अगर आप टेक्निक के बारे में बता सकें। टेक्निक के जैसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आज का हो जो आज लिख रहा है सीख रहा है, तो उसे केवल ये कहा जाता है कि बेटा लिखते जाओ। एक बार कोई टीचर उसे बता देते हैं, कोई लेटर लिख करके या फिर कोई वर्ड लिख करके बोलते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करो। उसे ये नहीं बताया जाता, बिल्कुल बेस से। हम लोग जब सिखाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेस बनाते हैं कि लेटर लिखने के पहले एक ऐसा बेस, एक ऐसा स्टेप जिसके बेस पे कोई लेटर अंदर करेक्ट में लिखा जा सके। तो सबसे पहले उस बेसिक स्टेप को हम लोग बच्चे को बताते हैं, और वो स्टेप इतना इजी एडोप्टेबल होता है कि बच्चा चाहे जैसा भी लिख रहा हो डजेंट मैटर, लेकिन उस स्टेप को पकड़ लेता है और फिर उस स्टेप के बेस पे हम लोग लेटर को बताते हैं। और जैसे ही लेटर कंप्लीट होता है, तो एक लेटर के साथ दूसरे लेटर को कैसे अटैच करें, उसके बाद फिर वो वर्ड का फॉर्म ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्पेस देते हैं, सेंटेंस बन जाता है बड़ा इजीली। आप सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसेस के अंदर आप स्पेस देना सिखाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है सर। ये आपकी टेक्निक जो है, इसके अंदर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये 10 डेज के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ जाती है? क्योंकि मैं बेसिकली अगर बात करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है और अभी भी है, तो मैं इसको बिल्कुल समझ सकता हूँ। बचपन से ही जैसे इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग टीचर्स लिख के देते थे कॉपी के अंदर, मैंने कई बार कोशिश की करने की इम्प्रूव अपने आप से। जैसे हम सुलेख लिखते हैं हिंदी में अगर बात करूं, या इंग्लिश में हम हैंड राइटिंग के लिए पूरा एक एक पेज भरते हैं अपना, तो उसके अंदर जब हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं तब तो कई बार हो जाता है, वो भी पूरा एफर्ट डालने के बाद। अगर सपोज मैं आधा पौना घंटा लगाता हूँ एक पेज के ऊपर, तो मेरी हैंड राइटिंग जो मैं जल्दी में लिखता हूँ और उससे जो मैंने आधा पौना घंटा लगा के लिखी है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, नो डाउट। बट उतना ज्यादा तब भी नहीं होता मेरे को, तो जो लगता है ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इसको स्पीडली लाना एक तो, और फिर उसको कैसे सिर्फ 10 डेज में चेंज कर देते हो आप, ये आप कैसे 10 डेज में कर लेते हो सर? 10 डेज का देखिए, अगर कहें तो अगर किसी को भी कहा जाए कि विद इन 10 डेज आप अपनी हैंडराइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो अधिकतर लोग यकीन नहीं करते और भरोसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग 2 दिनों का, केवल 2 दिनों का एक वर्कशॉप लेते हैं। अगर वो ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन। वो 2 दिनों में ही वो जैसे ही स्टूडेंट अटेंड करता है उस वर्कशॉप या कहें कि डेमो क्लास, तो वो अपनी हैंडराइटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन उसे दिखता है। बेसिकली 2-3 लेटर अगर बता दिए उसे, 3-4 लेटर बता दिए और कुछ वर्ड बना दिए उसकी उसी के हाथों से, तो उसे यकीन होता है कि हाँ ये टेक्निक काम करती है। और बात रही कि जो आपने स्पीड का कहा, तो देखिए कोई भी चीज हमारे पास, जो कहा जाता है माइंड 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो लीडर आप बनाते हो उसका पाथ की प्रैक्टिस कई घंटों की, ठीक है, तो आप उसमें आपका समय बहुत कम लगने वाला है और आपकी स्पीड ज्यादा होती है। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि अगर आप उस लेटर को कई बार लिख रहे हो, हम लोग क्या किए कि सामने तो पाथ बना दी, पाथ बनाने के बाद होता क्या है कि आप उसे प्रैक्टिस किए, कई बार लिखे, तो आपका पाथ आपके माइंड में कई बार रिपीट करके पाथ वो बन गया है। और उसके बाद दूसरा, जब ज्वाइन करते हो लेटर को ना, तब आपके स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग जब स्पीड टेक्निक सिखाते हैं तो उसको प्रैक्टिस तो कराते ही लेटर की पाथ की। जब बच्चा अगर कान में म्यूजिक भी सुने तो पाथ सही डायरेक्शन में से। और सेकंड, जब वो ज्वाइन करे तो उसको ये याद रहे, ध्यान में रहे, हमको डाउन टू अप जाना है, अप टू डाउन जाना है। तो फिर वो इजिली इस चीज को अडॉप्ट कर लेते तो अगर कोई बच्चा है जो घर पे ही अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, सपोज आप सर जैसे ऑफलाइन सिखाते हैं, ठीक है, कोई आपसे सीखना चाहेगा तो तब बेस्ट है, वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है ही, क्योंकि आप इस चीज के मास्टर हैं ही, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर कोई बच्चा जैसे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है, मैं भटक गया उस क्वेश्चन से, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में अब आ रहा है कि अगर सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है जानना, इसलिए मैं पहले पूछूं कि हैंड राइटिंग किसी भी एज में सीखी जा सकती है ना? इम्प्रूवमेंट किसी भी एज में हो सकती है, एज मैटर तो नहीं करती इसके लिए? हैं। नहीं, एज मैटर नहीं करती, बशर्ते आप मेरी लैंग्वेज को समझ सको। अगर हमने बोला कि इसे 75 डिग्री लेफ्ट ले जाओ, तो आप इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। हम लोग बेसिकली बच्चे को उठाते हैं फ्रॉम 3 क्लास,
बाकी नीचे वाला क्लास जो इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, उससे ज्यादा टफ लगता है पढ़ाने में। होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। लेकिन 3 क्लास से जो बच्चे ऊपर होते हैं कोई भी सीख सकता है, डजेंट मैटर आपकी एज कितनी। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो पैसेंस होना चाहिए 10 दिनों की। सर जो बता रहे हैं आपको डेडिकेट होना पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करो, और डेडिकेट होकर सुनना है। ऐसा नहीं कि हाँ देखते हैं कैसे होता है, और ये वाली एटीट्यूड रहती है तो फिर कुछ लोग का नहीं हो पाता है। और जाहिर सी बात है, ये हैंडराइटिंग के केस में नहीं, किसी भी सेक्टर में आप जाओ, अगर आप अपने मेंटोर को, अपने ट्रेनर को जब तक डेडिकेट होकर के उसे समर्पण वाली भावना नहीं देते, फिर आप सीख नहीं। बहुत सही बात करी सर आपने। अगर कुछ भी सीखना है ना लाइफ के अंदर, ये तो चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे कुछ भी सीखना हो, आपको पूरा डेडिकेट तो होना ही पड़ेगा उस चीज के ऊपर। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे कि देखते हैं क्या होता है, सीखे तो ठीक है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतने टाइम से चल कई तो लोग रही। होते हैं। हाँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाले, वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाले, मतलब उनका फिर वही ट्राइड एंड टेस्टेड ही चलता रहता है सारी लाइफ, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जो सीखना चाहता है वो 100% इम्प्रूव हो जाता है। आपकी टेक्निक प्रूवन है इस टाइप से। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था सर बीच में से, पहले क्वेश्चन ये था कि अगर आप जैसे हैंड राइटिंग सुधारते हैं बच्चे की, ठीक है, अगर कोई घर पे है अभी, तो अगर वो अपनी हैंड राइटिंग खुद से कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है? उसके लिए तुषार जी, मैं यूं कहूं कि अगर वो 3S को मेंटेन कर सके। एस, फर्स्ट एस मीन्स अगर वो स्पेस को मेंटेन कर सके। जैसे अगर कोई वर्ड वो लिख रहा, कोई भी बच्चा अपने घर पे लिखे, जहां भी लिखे, कॉपी में लिखे, नोटबुक में लिखे, जिस जहां पे भी लिखे, तो 2 लेटर के बीच जितना स्पेस होता है, अगर हर एक वर्ड में स्पेस सेम हो 2 लेटर के बीच का, और 2 वर्ड्स के बीच का स्पेस सेम हो, तो ये जाहिर सी बात है उसकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी। और सेकंड एस, अगर वो साइज का ध्यान रखें। जैसे हमने टोटल इंग्लिश अल्फाबेट को हमने 4 कैटेगरी में बांट रखा है, जिसमें नाम रखा स्मॉल साइज ऑफ लेटर, एक होता है अप गोइंग, दूसरा तीसरा होता है डाउन गोइंग, और लास्ट होता है अप एंड डाउन गोइंग। कुछ ऐसे लेटर जो ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। तो अगर साइज कैटेगरीज वाइज अपने ध्यान रखा तो बिल्कुल अच्छा दिखेगा। और 3S होता है स्लैंट का। कई सारे बच्चे होते हैं ना ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा राइट कर देते हैं। तो आप जैसे भी लिखो, अगर आप 90 डिग्री के एंगल में लिख रहे हो, तो सभी आपके लेटर, ये वर्ड 90 डिग्री के एंगल में ही होने चाहिए। यानी कि स्लैंट सेम होने चाहिए, स्पेस सेम होने चाहिए, और साइज कैटेगरी वाइज सेम होने चाहिए। अगर इन तीनों चीज को आप मेंटेन किए तो बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखेगी। और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरीज बताई चार, आप उन्हें थोड़ा डीप में बताएंगे क्या हैं वो चार कैटेगरीज? मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो क्या है चार? वो 4 कैटेगरी, जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट को देखो, सबसे हाँ, पहले तो हिंदी वाली बात तो एक अलग होती है। इंग्लिश वाले में शुरू से ही बता रखा गया है कि स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल एंड कैपिटल बिग तो अल्फाबेट, मुझे, स्मॉल एंड कैपिटल तो मुझे पता है, बट इसके अंदर आपने चार में जो डिवाइड है। किया, वो कैसे अब किया? 4 कैटेगरी जो है, स्मॉल अल्फाबेट में जो 4 कैटेगरी है, सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल साइज ऑफ लेटर। जैसे आप पहले कभी, या कोई भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहा है, या कोई भी लोग, आप अगर 4 लाइन की नोट को यूज करते होंगे, तो उसमें ए, सी, ई, ये सब जो लेटर आते हैं वो बीच के 2 लाइन में आते हैं, मतलब उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो इसको हमने रखा है स्मॉल साइज ऑफ लेटर, और इसमें टोटल 30 लेटर आते हैं, 13। 13, तो ओके। हाँ, 30 लेटर आते हैं। और उसके बाद जो अप गोइंग लेटर है, जो ऊपर की ओर जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखते हो, क्या डी कहें, डी एक डी वर्ड डी अपगोइंग जैसे लेटर। लैंप लिखते हो, लैंप, सपोज करो लैंप लिख रहे हो, LAMP लिख रहे हो, लैंप। तो लैंप लिख रहे हो तो जो एल वाला लेटर होता है, एल, एल वो ऊपर की ओर जाता है, अपगोइंग। और ए और एन दोनों की साइज सेम होती है। और हम्म। पी, ये लेटर ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो हम्म। एल को इसमें कहा जाता है ये अप गोइंग लेटर है। तो अप गोइंग लेटर में इसकी संख्या टोटल, जैसे एल हो गया, एच हो गया, डी हो गया, तो ये
टोटल 6 लेटर होते हैं जो अप गोइंग में आते हैं, और कुछ ऐसे भी लेटर हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जी, ओ वाई। ये सब लेटर जो होते हैं इनकी टोटल संख्या 5 होती है। तो अगर आप साइज बेस पे साइज को मेंटेन कर सको इनकी कैटेगरी बेस पे, तो ये बिल्कुल अच्छा दिखता है। तो इस चीज को बच्चे लोग मिस कर देते हैं, या फिर कोई भी लोग होते हैं इसको मिस कर देते हैं, साइज को इग्नोर करते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है। मीन्स अगर जो आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं, अगर मैं इंग्लिश नोटबुक की बात करूं, मेरे माइंड में आ गया जब मैं बिल्कुल छोटा, जब इंग्लिश नोटबुक के अंदर हम लिखते थे, बाद में तो हम हिंदी में चले गए। तो इंग्लिश नोटबुक के अंदर जब हम अल्फाबेट लिखते हैं तो उसके अंदर 4 लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स। तो आप बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बीच की 2 लाइन्स में होते हैं, जो आपने 13 लेटर्स बताए वो बीच की 2 लाइन्स में आते हैं। फिर अप गोइंग हो गए वो 6 हैं जो ऊपर की 3 लाइन्स में आते हैं। और फिर कुछ डाउन गोइंग हैं वो नीचे की 3 लाइन्स में आते हैं। और जो हाँ आपने हाँ। फुल बताया जैसे पी है, वो 4 लाइनें पूरी लेता है। तो अगर हम जो 2 लाइनों वाले हैं उनको 2 लाइनों के अंदर ही फिनिश करें जब हम हिंदी नोटबुक में लिख रहे हैं, मतलब उनका साइज सेम रखें। और ऐसे ही अप गोइंग के अंदर हम उनका साइज सेम रखें, डाउन गोइंग के अंदर उनका 3 का साइज सेम रखें, तो ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ये आपने सब काफी सही बताया। मतलब एक तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि बचपन में हमें इंग्लिश नोटबुक में शायद प्रिपरेशन इसलिए ही करवाई जाती थी ताकि हमारी राइटिंग इंप्रूव हो। लेकिन सही बात है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये सही हो सकता है। बिल्कुल। मैं आप करते ही हैं सर, वो कह सकता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत सही बताया, ये टेक्निक है। ठीक है। इसको इम्प्रूव सर फिर अलग से हमें ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे दो 2 लाइन वाले लेटर्स हैं 13, पहले सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें या साथ में ही करनी चाहिए प्रैक्टिस दोनों को? मतलब पूरे LAMP सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा है, या पहले सिर्फ 2 लाइन वाले जो जैसे 13 लेटर्स हैं, ए हो गया, ई हो गया, इनकी प्रैक्टिस अलग से करें? प्रैक्टिस की अगर बात करें तो जैसे हम लोग जैसे सिखाते हैं, और हमारा जो वर्कशॉप चलता है 10 दिनों का, तो उसमें सारे लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट अगर आप सीखे हैं या कोई बच्चा सीखा हो, तो द फर्स्ट लेटर वाज ए एंड द लास्ट लेटर वाज जेड। बट हमारी दुनिया में जब हम लोग हैंड राइटिंग सिखाते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट लेटर हम लोग ई उसे सिखाते हैं, और सबसे लास्ट में एक्स सिखाते हैं। ई के बाद जो सेकंड लेटर होता है वो हमारा एल होता है। तो हर एक लेटर दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जो पहले वाला आप सीख चुके हो। तो प्रैक्टिस अगर इसी वे में होता है, तो बच्चे बड़ा इजीली उसे अडॉप्ट कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर आप एबीसीडी लिखोगे तो ए का पाथ डिफरेंट है, बी का पाथ उससे डिफरेंट है, सी का पाथ डिफरेंट। तो हम इसे क्या करते हैं कि सभी लेटर को कैटेगराइज वाइज करते हैं कि जिसका पाथ सेम। उसके बाद प्रैक्टिस करने से ऐसा होता है कि अगर आप एक की प्रैक्टिस किए तो दूसरे की प्रैक्टिस की बात ऑटोमेटिकली हो गई। तो ये हमारा दिमाग जो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप उसे रिपीट करते हैं कई बार, तो रिपीटेशन आ जाता है। कई लोग ये भी बोलते हैं हमें कि आप 10 दिन में सिखाते हो, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एटलीस्ट 21 डेज लेता है किसी चीज को रिपीटेशन में। तो हमारा जवाब ये होता है कि 10 दिनों के अंदर ही बच्चे की रिपीटेशन इतनी दफा हो जाती है जितनी 21 डेज में ना हो पाएगी अगर आप ना करो उसे। तो बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस एक अलग लेवल की हो जाती है, क्योंकि सारे लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और बात आपने पूछी कि पहले कौन सी प्रैक्टिस करें, तो हमने ये बताया सिंपल कि जो लेटर कनेक्टेड है उसको सेम से साथ प्रैक्टिस करने में हमारा दिमाग उसे अडॉप्ट करता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग जब भरोसा नहीं करते, कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे सीखे हैं, सिखाने के बाद वो दूसरे पे अप्लाई किए हैं कि हाँ सर जैसे बताया उसे सिखाए हैं। ऐसा भी होता है कि वो सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है, देखिए सिखाने की टेक्निक तो बड़ा इजी है, कोई भी सीख सकता है। बट सामने वाला का अटेंशन 100% ग्रैब कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारा क्लास चल रहा होता है चाहे ऑनलाइन पे या ऑफलाइन, तो वो पूरी तरह से कैसे हम उसे अपने वर्कशॉप पूरी तरह 100% फोकस के साथ कैसे इन्वॉल्व कर सकते, ये सबसे बड़े मायने रखता है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से। समझ गया। मीन्स अगर मेंटोर आपके साथ है तो काफी इजी हो जाता है वो सीखना, नॉर्मल सी बात है। ये तो सर है ही, कुछ भी चीज सीखना है, अगर मेंटोर आपके साथ है तो हर चीज इजी हो जाती है। सर अगर आप बताना चाहें तो मैं आपसे सीक्वेंस भी पूछना चाहूंगा। सीक्वेंस क्या रहती है, अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें अपनी यहाँ पे, सीक्वेंस क्या है सर, अगर आप शेयर कर सकें?
क्योंकि कोई भी ये वीडियो देखेगा तो मैं चाहूंगा अगर वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है तो द बेस्ट है, लेकिन अगर सपोज वो चाहता है कि मैं खुद से ही ट्राई करूं, तो सीक्वेंस क्या रहेगी सर? सीक्वेंस, लेटर की सीक्वेंस। हाँ, लेटर की सीक्वेंस, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपका जो डिक्शनरी के अंदर लेटर आता है वो ई है और लास्ट में एक्स है, तो क्या सीक्वेंस है? पहला ई, उसके बाद सेकंड कौन सा, फिर थर्ड कौन सा, फिर फोर्थ कौन सा, ये सीक्वेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट जो लेटर है वो हम जिस बेस पे सिखाते हैं वो होता है ई। ई के बाद इस जस्ट ई का ही पाथ मेंटेन करने वाला एक और दूसरा लेटर है जो एल होता है, बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करता है। और उसके बाद ई के बाद ई, एल, एल के बाद फिर आई सिखाते हैं। ई और आई में बस थोड़ा सा फर्क है, जैसे आप ई लिखते हो वैसे ही लिखो, ऊपर में पॉइंट रखो तो आई बन जाता है। और एल के बाद फिर हम उसे टी सिखाते हैं। टी कैसे? क्योंकि एल जैसे ही आप बनाते हो तो एक कट मार्क केवल लगाओ तो वो टी बन जाता है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ई, एल, आई और टी। उसके बाद सेकंड, सेकंड जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में बस 4 लेटर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है, उसमें आप लिखोगे यू, यू और नेक्स्ट डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू में बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यू का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें केवल एक स्लैंट को आगे बढ़ाते हैं और अब टेल निकाल कर उसे ऊपर की ओर छोड़ देते हैं तो वो डब्ल्यू बन जाता है। उसके बाद है एन, एम, उसके बाद एच, पी, के, उसके बाद वी, आर, एस, उसके बाद बी, एफ, उसके बाद फिर होगा सी, ओ, ए, डी, जी, क्यू, एक्स। कंप्लीट हो गए आपकी 26। अगर कोई सीक्वेंस को फॉलो करना चाहता है तो ये परफेक्ट सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से अगर आप लेटर सीखेंगे, और मैं तो सर ये चाहूंगा कि इस वीडियो को जितने ज्यादा टीचर्स देखें जो खास तौर पे बिल्कुल नर्सरी केजी को पढ़ाते हैं, जो नर्सरी में जब बच्चा लेटर्स लिखने स्टार्ट करता है, तो अगर उस टाइम से ही इसी सीक्वेंस से अगर हम उसे सिखाएंगे तो ये काफी इजी होगा। जैसे आपने पाथ बताया तो उसके लिए इजी होगा, एक तो लेटर्स को बनाना स्टार्टिंग में, और फिर वहीं से ही अगर उसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा तो काफी इम्प्रूवमेंट बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी उतना इम्प्रूवमेंट करवाने की। अच्छा सर, आप हिंदी हिंदी के लिए करता, सॉरी, इंग्लिश इंग्लिश के लिए करते हैं या फिर हिंदी की भी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाते हैं? हिंदी की भी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाती है। उसके लिए भी सेम टेक्निक है सर या फिर कुछ डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है गया हो गया उसके लिए या? उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है। अच्छा, उसके अंदर सर 10 डेज इंग्लिश लगते हैं? बेस होता है, इंग्लिश हैंड राइटिंग का जो बेस होता है वो स्लैंट को मानते हैं। स्लैंट मीन्स एक लाइन, एक छोटी सी लाइन, उसको स्लैंट बुलाते हैं। और हिंदी हैंड राइटिंग का जो बेस होता है वो होता है राउंड। आप किसी भी लेटर को देखो हिंदी हैंड राइटिंग में, वो सारे लेटर में ना वो राउंड शेप आते हैं। आप बचपन में सुने होंगे टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से, बेटा इसे गोल गोल बनाओ, गोल गोल बनाओ। तो हिंदी वाली जो हैंड राइटिंग होती है वो राउंड के बेस पे आता है। अगर कोई बच्चा राउंड उससे बनाना आता है एक प्रॉपर साइज में, एंटी क्लॉकवाइज में या फिर क्लॉकवाइज में, तो वो उसके बेस पे बड़े इजीली वो सभी लेटर को सीख सकता है। और उसके बाद उसमें इंग्लिश और हिंदी में एक बात का फर्क है, इंग्लिश में ज्वाइनिंग होती है, एक लेटर के साथ दूसरे लेटर को ज्वाइन किया जाता है। बट हिंदी में ऐसी कोई बात नहीं, आपको केवल लेटर लिखते हैं। हिंदी हैंड राइटिंग इंग्लिश से काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें केवल एक बेसिक्स और लेटर बता दिए, सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लिए, एक वर्ड बना दिए, तो आसान होता है। अब बाहर से कोई अगर ये सोचे कि हाँ टफ है, तो टफ तभी होता है जब आप उस टेक्निक को नहीं फॉलो किए या उसके बारे में आप जानते नहीं। ठीक है? जैसे अगर किसी इंसान को जो कभी लैपटॉप के बारे में या फिर कभी स्मार्टफोन के बारे में ना जानता हो, तो उसको अगर दे दिया जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई उससे बताए, उसका मैनुअल रीड करे या फिर कोई उससे बताने वाला हो, तो टेक्निक के माध्यम से काफी ज्यादा इजी हो उसके अंदर भी सर आपका यही सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं आप कि क्या क्या गया के अंदर भी कोई सीक्वेंस है, या फिर वो कैसे ही शुरू होता है और हैप्पी खत्म करते हैं आप? उसके भी सीक्वेंस होते हैं। तो उसके सीक्वेंस होते हैं तो जैसे पहले बेसिक्स हमने राउंड कंप्लीट करा दिए, उसके भी सीक्वेंस होते हैं। जैसे उसका जो लेटर की संख्या है उसमें हिंदी में,
वो इसकी सीधा डबल होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स। हिंदी में टोटल 52 लेटर हो जाते हैं, इसका डबल हो जाता है। तो इसका भी एक सीक्वेंस है, लेकिन कभी कभी उस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो कभी कभी आगे पीछे। जैसे अगर एक कैटेगरी वाला है तो कैटेगरी के साथ रखें, कभी कभी दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं तो कैटेगरी आगे पीछे भी हो सकता है। उसमें एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी प्रॉपर सीक्वेंस से आप चलो। तो सर मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है अब कि जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं तो नोटबुक कौन सी यूज करते हैं? वो जो हमारी इंग्लिश 4 लाइन वाली नोटबुक होती थी पहले वाली, वही, या फिर जो हिंदी की अब 2 लाइन वाली नोटबुक, जो हिंदी की नोटबुक्स होती हमारा हैं? हमारा जो 10 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें शुरू के 3 डेज हम लोग यूज करते हैं वही 4 लाइन वाली। और इनिशियली हम लोग पेंसिल पेंसिल का यूज करवाते हैं बच्चों से, या फिर जेल पेन अगर अवेलेबल हो तो पेंसिल। और फिर 4 लाइन की कॉपी नोटबुक, जो 3 डेज शुरू के 3 दिन यूज होते हैं, और उसके बाद फिर 2 लाइन पे बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं 5वें दिन, 5th डे, और बच्चा उस पर कंटिन्यू करते सर मैं लास्ट में कुछ पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मिथ होते हैं जो लोगों के माइंड में हैंड राइटिंग को लेके, वो आप कुछ क्लियर करना चाहें? कुछ अवधारणाएं माइंड के अंदर होती हैं राइटिंग को लेके कि अब मेरी एज होगी, अब मैं चेंज नहीं कर सकता, या फिर अब मेरी हैंड राइटिंग बन चुकी है, एज से कोई मैटर नहीं है, कि अब मैं इतने टाइम से ऐसे ही लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। ऐसा कुछ मिथ होते हैं या कुछ और मिथ्स होते हो आप चैलेंजेस फेस करते हो हैंड राइटिंग चेंज करवाते हो? हैं उसमें से कुछ। देखिए तो सर, उसमें मिथ, सबसे पहला मिथ ये हम शेयर करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने एज में अगर अपनी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करा है, या फिर 9th 10th कंप्लीट करा है, तो वो अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं, या उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है, या फिर किसी पेरेंट्स के मन में हैंड राइटिंग तो बचपन में ही सुधारा जा सकता है, अगर बचपन में नहीं सुधारे तो बाद में उसे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये मिथ है। अब आप बताइए कि अगर आप बचपन में, ठीक है, एक क्या कहें कि कुछ सीखा, सीखने के बाद तो क्या ये हो सकता है कि सेम कैटेगरी का आप कोई दूसरा चीज आप नहीं सीख पाओगे? वही बात हैंड राइटिंग के साथ। बचपन भले ही अल्फाबेट को सीखा, लेकिन आप एक नई टेक्निक को आप एडॉप्ट कर सकते हो, नई टेक्निक को आप सीख सकते हो। बस सकते हो, उस पर आपको इनिशियली ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सियसली ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। सबसे पहला मिथ यही है हमारे तरफ से, कि लोग ये सोचते हैं कि केवल बच्चा ही अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, बड़े नहीं। ये सबसे नंबर 1 मिथ ये हुआ। सेकंड मिथ ये होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो कहावतें हैं, कई बार कुछ लोग सुने होंगे, आपने भी सुना होगा शायद। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहने का मतलब ये होता है, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट हो जाओ। लेकिन आप अगर गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो, जैसे अगर आपको सिखाया गया हो बचपन कि ए कैसे लिखते हैं, और आपको गलत डायरेक्शन भी सिखा दिया गया हो, अप टू डाउन राइट टू लेफ्ट, ये सारे लोग ध्यान नहीं देते बारीकी से, और उसकी प्रैक्टिस आपने कई बार कर रखी हो, तो वो कहाँ से सुधरने वाली है? तो हम लोग शुरू से ही उसे राइट डायरेक्शन देते हैं, तब प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप राइट डायरेक्शन में जाते हो, तो प्रैक्टिस करते हो, समय कम लगता है, और इजिली आप अपनी राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ये होता है। थर्ड होता है, लोगों के मन में मिथ होते हैं कि अगर कोई खास पेन से लिखे, या फिर कोई खास नोटबुक पे लिखे, तब हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, उसके लिए वो लिए चलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम ये मानते हैं किसी का ग्रिप अच्छा होता है किसी पेन का, उसके डिपेंड करता है उसके ग्रिप के ऊपर कैसा वो बनाया है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर एक बंदा हैंड राइटिंग अपनी ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो वो कहीं पे, बोर्ड पे हो, कहीं पे भी हो, वो बड़ा अच्छा लिख सकता है। लेकिन हाँ, होता है इनिशियली, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी ना हमारा ऑरिजेंटल होता है ऐसे, ये, ठीक है। जब आप बोर्ड पे लिखोगे तो बोर्ड सीधा वर्टिकल हो जाता है, तो इनिशियली फर्क पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे लिख सकते हो। तो ये 3 मिथ है टोटल, जो लोग के मन में अधिकांशतः बैठे हुए रहते और ये सभी मिथ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सभी मिथ है। मिथ यानी कि गलत धारणाएं हैं। आप इन सभी को चेंज कर सकते हैं।
यानी कि हैंडराइटिंग को किसी भी एज में सुधारा जा सकता है, और अगर आप मेहनत करें तो आपकी हैंडराइटिंग किसी भी टाइम अच्छी हो सकती है। अच्छा सर, आपने बताया इंग्लिश हैंडराइटिंग के लिए आपका 10 डेज का होता है, और हिंदी हैंडराइटिंग के लिए कितने डेज का होता है? हिंदी हैंडराइटिंग भी हम लोग सेम टाइम लेते हैं, अच्छा, 10 डेज एक ही टाइम सर। पे 10 डेज के अंदर ही इंग्लिश भी सिखा देते हैं और हिंदी भी, या फिर 10 + 10 20 हो गया? 10 प्लस जैसे, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो लेटर का पाथ बन रहा है, तो इनिशियली हम लोग पहले हिंदी या फिर पहले इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सीख। उसके बाद जब आपका रिपीटेशन हो जाए, तो फिर आप कंप्लीट हो गए, आपका फीड हो गया आपके माइंड में, तो फिर आप नेक्स्ट वाला सीख। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप दोनों सीख। यानी कि एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। जब एक किसी भी टाइप की राइटिंग अच्छी हो जाए, चाहे आपको पहले हिंदी सीखनी है तो पहले हिंदी सीखिए, इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप दूसरी पे जाइए। जब आप एक के अंदर आपको लगे कि आप माहिर हो गए हैं, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी आप दूसरे के अंदर अटेम्प्ट कीजिए उस पर इम्प्रूव करने। सर अब मेरा ना एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी पूछना चाहूंगा। वो ये है कि आज के टाइम में हमें हर चीज जैसे लैपटॉप में हम कर लेते हैं, या फोन के अंदर कर लेते हैं, या टैबलेट से हो जाती है, तो मीन्स टाइपिंग आजकल जगह ले रही है नोटबुक्स की। तो हमारे माइंड में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अब हमें हैंड राइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत क्या है, क्योंकि सारा कुछ तो हम टाइप से ही कर लेते हैं, टाइपिंग ही कर लेते हैं। उस एरा में आप हैंड राइटिंग के ऊपर ही इतना जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हैंड राइटिंग का आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा लगता है कि नोटबुक्स गायब ही हो जाएंगी, ऐसा लगता है लोगों को कि नोटबुक्स आने वाले टाइम पे गायब हो जाएंगी, शायद स्कूल्स के अंदर भी लोग टैबलेट से या लैपटॉप से ही सारा काम किया करें, तो हैंड राइटिंग की कहाँ जगह है हमारी लाइफ के अंदर, फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं उसे? देखिए तो सर जी, आगे फ्यूचर का तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जमाना भाई तेजी से बदल रहा है। तो क्या ऐसा हम ये कंफर्म होकर के हम कह नहीं सकते कि ये बाद में हैंड रिटेन नोट्स वगैरह यूज होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हमारे ख्याल से क्या होगा कि अगर इस धरती पे ये ह्यूमन बींग होंगे, तो इसे यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हैंड रिटेन और फिर लैपटॉप का या फिर मोबाइल का, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जैसे आप खुद भी लिखते होंगे, तो एक फील जो ऐसे आते हैं जो लिखते हो वो, और एक फिर मोबाइल पे या फिर वर्ड पैड पे या फिर कहीं पे आप टाइप करते हो, दोनों में फर्क होता है। कहीं कहीं ज्यादा आप कनेक्टेड फील करते हो। एक चीज और भी है ऐसे कि आप देखो ना, पेन और पेपर जो आप डायरी वगैरह यूज करते हो, तो आप कहीं भी ले जा करके यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल और लैपटॉप के लिए यूज करना पड़ता है, उसके लिए उसकी चार्जिंग की या फिर कुछ ऐसे वैसे कुछ, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक, ये जब तक यूज हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक इस पे काम करना चाहिए। तो सर हैंड राइटिंग के लिए हैंड राइटिंग के लिए जैसे आपने बताया कि ये सब करना है, सबसे बढ़िया है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है कि हैंड राइटिंग से हमें मेमोराइज भी जल्दी होता है, जैसे आपने बताया सही कि अगर हम मतलब लैपटॉप वगैरह पे लिखते हैं तो मेमोराइज नहीं होता है उतना, लेकिन अगर हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं किसी भी टाइप से, तो मेमोराइज हो जाता है साथ के साथ। तो राइटिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा, और जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको हम दोबारा रीड करते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे कितनी ऑनलाइन क्लासेस आ जाएं। लेकिन आजकल भी स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे मेमोरी में उनकी चला जाता है वो। ये मैंने सर अपने, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज काफी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, तो वो ये काफी यूज करते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, चाहे सामने बुक के अंदर वो सब मेंशन होता है फिर भी हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। तो ये जब आपने बताया तो मेरे माइंड में सीधा वही गया, रिकॉल हुआ कि हाँ, हैंड राइटिंग जब हम लिखते हैं तो मेमोराइज होता है। तो ये बहुत सही बताया आपने। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन लास्ट में है कि अगर किसी को स्टार्ट करना हो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो बिल्कुल स्टार्ट कैसे करें? वो आप ये खुद से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं या फिर क्या, ये आप थोड़ा। आपका आपके हिसाब से करना ही क्या चाहिए उसे? डायरेक्ट मेंटोर
उसको रखना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसको खुद से स्टार्ट करना पहले शुरू करना चाहिए? और अगर खुद से कर रहा है तो क्या करे, मेंटोर रख रहा है तो क्या करे, मतलब स्टार्ट कैसे करे? देखिए, वो क्या है कि हमारा जो इतने दिनों का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, अगर लिखना शुरू कर रहा है, तो देखिए, पहले क्या होता था कि सब चीज सीखने को नहीं मिलती थी। आजकल के डेट में ये होता है कि कैसे बोले, ठीक है, कहा जाता है कि बच्चा 1 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है कि क्या बोले, कब बोले, कैसे बोले, ये सवालों के जवाब जानने, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे सिखाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का क्लास होता है, कम्युनिकेशन वगैरह। तो सबसे अच्छा पहले सर। कि पहले पहले लोग क्या होता था कि लोग मानते नहीं कि इसे भी सिखाया जा सकता है या फिर इसे भी सीखा जा सकता है। तो जब तक ट्रेनर नहीं थे, जब तक सिखाने वाले नहीं थे, तब तक तो इंसान खुद से सीख रहा था, बहुत सारी गलतियां करके। लेकिन जब सीखने को अवेलेबल है, जब सिखाने वाले अवेलेबल हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, तो मेरे ख्याल से जरूर सीखने के लिए मेंटोर को चुनना चाहिए। और एक चीज और होती है कि वो आपकी कई सारी जो गलतियां, कई सारे गलती कहते हैं कि बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं कि आप सारे काम करो और गलती करो खुद में सुधार करो। बुद्धिमत्ता तो इस बात में है कि दूसरों की गलतियों से सीखो और खुद में सुधार लाते जाओ। तो ये वाली चीज जो हमारा आपने क्या। अपनी लाइफ के अंदर टाइम दिया है हैंड राइटिंग के ऊपर, अगर कोई भी इंसान, आपके कहने का अर्थ निकाल रहा हूं मैं, तो उसमें ये निकल रहा है कि अगर कोई भी इंसान खुद से भी सीखना चाहेगा वो सीख जाएगा, बट जितना टाइम आपको लगा है मे बी उसको भी उतना टाइम लगेगा, उसको उतना टाइम देना पड़ेगा। तो अगर बिल्कुल। वो जल्दी उस पाथ को अचीव करना चाहता है तो मेंटोर अगर वो रखता है, चाहे वो कोई भी मेंटोर ले जो हैंड राइटिंग के अंदर अच्छा हो, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक मेंटोर तो अवेलेबल ही है। तो अगर कोई मेंटोर रखता है तो वो गलतियां, वो पाथ शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि फिर उसे रास्ता पता चल जाता है। जब आपने कम्युनिकेशन की बात की सर, तो मैं उससे बहुत रिलेट कर पाया, क्योंकि मैं खुद कम्युनिकेशन स्किल सिखाता हूँ, एज यू नो। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, हमारे में भी सेम ही बात है कि आप पब्लिक स्पीकिंग भी खुद से सीख सकते हैं, गलतियां आप करते जाएंगे, हाँ स्टेज पे बिल्कुल। जितनी बार आप जाते जाएंगे गलतियां होंगी शुरू में, उसके बाद सीखते चले जाएंगे ऑब्वियसली। बट अगर आप किसी मेंटोर का साथ लेंगे तो वो पाथ शॉर्ट हो जाएगा, जहां आपको अगर 1 साल लगने वाला है तो मे बी आप 1 महीने में उतना सीख जाएंगे, जहां आपको 5 साल लगने वाले हैं जिस पोजीशन में पहुंचने के लिए, मे बी उसके लिए आप 2 से 3 महीने में पहुंच सकते हैं अगर आपके पास मेंटोर है। तो ये आपने बहुत सही बताया कि वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक तो मेंटोर खुद काफी सारी गलतियां कर चुका है सीखने के लिए, दूसरा फिर वो काफी सारे स्टूडेंट्स की गलतियां सुन चुका है, तो उसे पता होता है कि ये हम्म। गलतियां होती हैं, तो वो दूसरों की गलतियां, एक तो अपनी और दूसरी जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी गलतियां, सबका निचोड़ उसके पास माइंड में होता है, तो उसे पता होता है कि क्या ठीक रहेगा इसके लिए। तो वो आपने सही बताया। एंड में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप कोई, एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसे आपने ये बात बोला कि जो मेंटर होता है कई सारे बच्चों को सिखाया, तो उसे पता होता है, उसके कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो उसको पता होता है कि गलती कितनी होती है। जैसे आम इंसान जब करेगा गलती तो उसकी खुद की गलती याद होगी। तो जैसे हम लोग जब सिखाते हैं तो कई बार लोगों का सवाल ये होता है कि 10 दिनों के अंदर कैसे सिखा लेते हो। तो आपको पता है कि जब 1 लीटर जब सिखाते हैं ना, तो उसमें 4-5 गलतियां जो बच्चे आज तक करते हैं उसको जनरली मैं बता देता हूँ कि देखो इसमें कुछ महान आत्माएं ऐसे गलतियां करती है। तो बच्चा उसमें हंसता है और खुद उसके माइंड में ट्रिगर हो जाता है कि ये मुझे नहीं करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो गलती नहीं करता है। और वो उसे 4-5 कौन सिखाते सी हैं हैं आप बता भी दो। तो वो उसको तो लिख करके बताया जा सकता है सर जी, अच्छा ऐसे पता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। एंड में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप कोई बच्चों को कुछ सलाह देना चाहें, वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको जो लगता है, व्यूअर्स को अगर कुछ आप सलाह देना चाहें किसी भी टाइप से, तो वो आप दे सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है या कि कोई भी इंसान जो सीखना चाहे या फिर कोई भी बच्चा हो ये सीखना चाहे, उससे बेशक सीखना ही चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी हो चल रहा है, ये काम चल रहा है, लेकिन जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आप किसी के सामने लिखते हो तो आपका इम्प्रेशन सामने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है। और मेरे ख्याल से सीखना चाहिए सबको। जो सीखने की
इच्छुक हो उसे सीखना चाहिए। और वो जो आपने बोला कि अगर गाइड किया जाए बच्चे को तो बड़ा सिंपल स्टेप है, अगर कोई बच्चा चाहे तो खुद से भी सुधार सकता है, थोड़ा सा टाइम दे, मेहनत करे, बहुत सारी गलतियां करे तो सुधार सकता है उसे। ध्यान दे कि हाँ कैसे इसको, मन में एक सवाल रखे कि इसको और कैसे अच्छा बना सकते, और ये और कैसे बेहतर हो सकता है। इस पे थोड़ा सा टाइम दे, लगन लगाए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्रिएटिविटी ऐसी आएगी ह्यूमन माइंड के अंदर कि ऑटोमेटिकली वो सही हो सकता है। गलतियां होती है, समय लगता तो अगर कोई कनेक्ट होना चाहे अमित सर के साथ, हमारे मेंटोर जो हैं हैंड राइटिंग को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। मैं अमित सर के साथ आपको कनेक्ट कराने में पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप दूसरे कोई मेंटोर ढूंढ सकते हैं तो आप मेंटोर ढूंढिए, ठीक है, लेकिन मेंटोर जरूर रखिए। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो मेंटोर इज मस्ट। अगर आप हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आज मे बी आपने हैंड राइटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना होगा डीपली। हम बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे सर ने बताया कि अपवर्ड जो जाते हैं या डाउनवर्ड जो जाते हैं, या फिर जो दो लेटर्स होते हैं, या फिर जो स्पेसिंग के बारे में बताया, या फिर काफी सारी इंसाइट्स दी, तो उनके ऊपर अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो मे बी हम इम्प्रूव करते चले जाएं। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। है। थैंक यू सर।